तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षर दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेसन 11 डिस्कस कर रहे हैं लाइट का। लाइट डिस्कस कर लिया हमने। या लाइट की वीडियो जब अभी नहीं पढ़ी है तो पढ़ रही होंगी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द्रव्य व विकिरणों की द्वैती प्रकृति। ठीक है, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई धातु है, इस पर प्रकाश किरणें आके पड़ रही हैं। ठीक है, इन प्रकाश किरणों के प्रभाव से उस पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जब किसी धातु के टुकड़े पे आकर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो प्रकाश किरणों के प्रभाव से जो धातु के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं उसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमें समझ में आ गया। उसके बाद प्रकाश वैद्युत धारा क्या होता है? प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में प्रकाश द्वारा उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो प्रकाश किरणें आके पड़ी धातु के टुकड़े पे, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, तो इस प्रभाव को तो हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए उन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, और जो धारा उत्पन्न होती है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए वो फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो धारा उत्पन्न हुई उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ये प्रकाश वैद्युत धारा का कॉन्सेप्ट लिखा रखा है पर। और इस घटना के लिए लघु तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दीर्घ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। हमें कैसे प्रकाश की आवश्यकता है? लघु तरंगदैर्घ्य। इसमें ज्यादा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो ये बात क्लियर हो गई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और इनके द्वारा प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है, उसका देहली आवृत्ति अथवा संस्थापन आवृत्ति क्या होती है, इसको हम समझते हैं इस तरह से। प्रकाश की बाह्य न्यूनतम आवृत्ति जिससे पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर सके, प्रकाश की देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। देखिए, बाह्य न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश उन इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर सके। प्रकाश आके गिर रहा है धातु के टुकड़ों पे, लेकिन किस आवृत्ति से गिरेगा? वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वह न्यूनतम आवृत्ति की धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश किरणों के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को हम संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। इसे म्यू से शुरू करते हैं, ऐसे करके म्यू नॉट से शुरू करते हैं सर। ठीक है, कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन बाह्य न्यूनतम ऊर्जा, आया नहीं आया? हाँ, आ गया। हाँ, अब दिखेगा आपको। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। कोई प्रकाश आके गिर रहा है धातु के टुकड़े पे, वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हमेशा तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूरत होगी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जरूरी है वो कार्यफलन है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो जरूरी है वह संस्तब्ध आवृत्ति है। और जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस पूरे प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अभी तक जितना किया वो सारा रिवाइज हो गया होगा आपको। क्या पता चला, समझ रहे आप? उसका देहली तरंगदैर्घ्य, किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। हमने जिस आवृत्ति की अभी बात की उसी के संगत जो तरंगदैर्घ्य होगी वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। और तरंगदैर्घ्य कैसे, सीधा सा सूत्र लगा दिया और वेग की जगह पे हमने लाइट की स्पीड को रख दिया, यहाँ पे आराम से आ गया। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम डिस्कस करना है। उत्सर्जन के क्या क्या नियम है? किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। हाँ, जिस तीव्रता से प्रकाश आएगा उसी से तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। प्रकाश आके गिरेगा ना, जिस तीव्रता से आएगा उसी तीव्रता से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जितनी तीव्रता से आएगा। तो पहली चीज तीव्रता के अनुपाती होगा। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम उत्सर्जित, एक मिनट जरा थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, हाँ सही, आप देख पा रहे होंगे। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। हाँ, जो गतिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है,
जो गतिज ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यही 3 नियम थे। पहली बात, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की गति, ठीक। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। वो किस पर निर्भर करेगी? वो आवृत्ति पर निर्भर करेगी प्रकाश की, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। यही 3 नियम थे। बार-बार मैंने बोला इसलिए, इससे कि आपको बार-बार लर्न हो जाए, हियरिंग इम्पैक्ट आप पे पड़े इसका। उसका संस्था द्विविभव, वह प्लेट पहले प्लेट के सापेक्ष दूसरी प्लेट कि इस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश की धारा शून्य हो जाती है उसे संस्था द्विविभव कहते हैं। पहली प्लेट के सापेक्ष दूसरी प्लेट के ऋण विभव को जिस पर प्रकाश की धारा शून्य हो जाती है, इस तरह से प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। फिर आपको दिख नहीं पा रहा होगा, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा कुछ हाँ आप देखा होगा, आपको उधर देखेगा तो कोई बात नहीं, आपको बताया दे रहे हैं ऐसे ही करके। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पहली प्लेट के सापेक्ष दूसरी, ये सबसे नीचे, पहली प्लेट के सापेक्ष दूसरी प्लेट की क्या है, दूसरी प्लेट के इस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, ठीक है, हम आपको ऐसे समझा देते हैं। पहली प्लेट के सापेक्ष दूसरी प्लेट के उस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाए उसी को हम संस्था द्विविभव कहते हैं। संस्था द्विविभव, संस्था आवृत्ति, कार्यफलन और प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फोटॉन के महत्वपूर्ण गुण, फोटॉन जो हमने आपको बताया, फोटॉन क्या होता है, फोटॉन किसी भी स्रोत से विकिरण फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। किसी भी स्रोत से विकिरण जो होता है, हमने आपको बताया धातु पे जाती है, वो लाइट जाती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है, तो क्या होता है, जो विकिरण जो उत्सर्जित होता है वो फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होता है, जो एक सरल रेखा में प्रकाश के वेग से चलते हैं। फोटॉन क्या है, किसी भी स्रोत से उत्सर्जित वो विकिरण जो सरल रेखा में प्रकाश के वेग से चलते हैं, वो फोटॉन हो गए, ठीक है। समान तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति के संगत उत्सर्जित सभी फोटॉनों की ऊर्जा समान होती है। अगर समान तरंगदैर्घ्य है, समान आवृत्ति है, तो उनके संगत उत्सर्जित फोटॉनों की ऊर्जा भी समान होगी कि नहीं होगी? क्लियर? तरंगदैर्घ्य समान है, आवृत्ति समान है, तो फिर फोटॉन की ऊर्जा भी समान हो जाएगी। सिंपल सी बात है। एक ही स्रोत से उत्सर्जित सभी फोटॉनों का वेग समान होगा। एक ही स्रोत से अगर उत्सर्जित है सारे फोटॉन, तो उनका जो वेग होता है वो समान होता है। हाँ, उसके बाद और सरल रेखा में जो चलते हैं वो पहले डिस्कस कर लिया है। एक ही स्रोत से, हाँ, फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, विराम द्रव्यमान इसका शून्य हो गया। बाकी इतनी ही चीजें डिस्कस करते हैं इसमें हम अभी, और डिस्कस करते हैं क्या, हाँ, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। देखिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत एक जो आइंस्टाइन का दिया हुआ था, उससे हमको ये वाला फार्मूला मिल जाता है, E = h म्यू, ठीक, E = h म्यू। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा जो सिद्धांत है उससे मिल जाता है E = mc², ठीक है। तो इन दोनों में E का मान को बराबर कर दें, E क्या है, एक में इन दोनों में जो है E को बराबर कर दें, h म्यू = mc² यहाँ पे रखा, ठीक है। फिर m जो हो गया, m का इस यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, m = h म्यू अपॉन c² हो गया। उसके बाद फोटॉन का संवेग निकालेंगे, संवेग का सूत्र होता है p = mv, p = mv सूत्र होता है, लेकिन v यहाँ पे जो वेग होता है वो तो प्रकाश की चाल है, तो वेग की जगह पर प्रकाश की चाल लगती है, तो p = mc है, ठीक। और m का वैल्यू हमने पूरे निकाल चुके हैं शुरुआत में, तो m की वैल्यू लाके हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो p = mc में हमने वैल्यू m की वैल्यू रखी, a वैल्यू इस c से c कट गया और c² का c से कट गया, फिर h म्यू ऐसे करके h म्यू अपॉन c हो जाएगा, लेकिन जो म्यू होता है उसका मान होता है c अपॉन लैम्डा। ए सीधे से आवृत्ति वाला सूत्र है, म्यू = c अपॉन जो लैम्डा है, ये जो हमने आपकी सूत्र आपके लिखा है, ये आवृत्ति का सूत्र है, ये वाला, सॉरी, ये वाला आवृत्ति का सूत्र है आवृत्ति का। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछना कमेंट में हमसे, अच्छे से अगर आपने वीडियो नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा आपके। तो आवृत्ति का सूत्र हमने यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख दी, c अपॉन लैम्डा, फिर c से c कट गया, h अपॉन लैम्डा आ गया, p = h अपॉन लैम्डा हमारा फोटॉन का संवेग हो गया, ठीक है। अब फोटॉन का संवेग इतना आ गया, अब p = mv, यहाँ पे इन्होंने देखे दिखाया है, और यहाँ पे इन्होंने लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mv फॉर्म में भी लिख दी।
अगर कण का संवेग कण का वेग v है तो फिर p बराबर l लेटर h अपन mv हो जाएगा। कोई खास अंतर नहीं है, समझ गए। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक मिल गया इस तरह से। अब हम पढ़ लें द्रव्य तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं। द्रव्य तरंगे हल्के कण से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, एक मिनट, हल्के कण से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है, ठीक। कम वेग से गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है। अगर हल्का कण है, अगर कम वेग है तो उनकी तरंग दैर्घ्य दीर्घ होगी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा वो होगी दीर्घ, ठीक। द्रव्य तरंग कण के आवेश पर, द्रव्य तरंगे कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती, उनका कोई भी इम्पैक्ट है, कोई भी इनका रिलेशन आवेश से यहाँ पे निर्भर नहीं करती द्रव्य तरंगे कण के, ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। हमने आपको पिछले एक लेसन में पढ़ाया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, लेकिन एक तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। इनका हल्के कण होगा, कम वेग होगा तो इनकी तरंग दैर्घ्य धीरे हो जाएगी, आवेश पर ये निर्भर नहीं करेंगी और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ये हमारे सारे चीजें हो गई। ये द्रव्य तरंगों के गुण एक कभी भी पूछ देते हैं लघुत्तरीय में कि द्रव्य तरंगों के गुण बताओ, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे हम। ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पार्ट लगभग कंप्लीट ही कर दें आज। ऐसे तो प्रक्रमों के नाम लिखिए जिनमें किसी पृष्ठ से मुख्य इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हो, किसी पृष्ठ से मुख्य इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ऐसे तो प्रक्रम हमने बताया था कि प्रकाश आके पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो ऐसे कोई दो प्रक्रम बताएं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश किरण प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, और दूसरा कौन सा है, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन भी एक ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तो हमने अभी पढ़ा ही है, ठीक। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और तापायनिक उत्सर्जन में अंतर लिखो, इसीलिए मैंने आपको तापायनिक उत्सर्जन एक्सप्लेन ऊपर नहीं किया, मुझे पता था आगे डिस्कस करना है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और तापायनिक उत्सर्जन में अंतर। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के फोटॉन को अवशोषित कर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। हाँ, अब आपको डिफरेंस पता होगा। अब तापायनिक अच्छा क्वेश्चन है वैसे। धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश फोटॉन को अवशोषित करके ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है। वैद्युत उत्सर्जन में क्या होता है, जो फोटॉन होता है फोटॉन को अवशोषित करके ऊर्जा ग्रहण की जाती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फोटॉन को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उन्हें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, और तापायनिक उत्सर्जन में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसमें फोटॉन को अवशोषित करके ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसमें ऊर्जा ग्रहण करते हैं कैसे, ऊष्मा पाकर, ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों में उसमें ऊष्मा पाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसमें फोटॉन को अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही रखें क्या, टाइम 13 मिनट की वीडियो हो भी गई है, 13 से 15 मिनट हो जाएगी। थैंक यू, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। कोर्स हमने बहुत कंप्लीट किया है, आप सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।